चैनल पर मैं रवि जांगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं CDP पार्ट 2 और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि मेरी आवाज़ वगैरह सब ओके है। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, परफेक्ट होगा। चलिए लेट्स सी, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सॉरी। आज जो क्लास है बच्चा, इसमें मुझे जो डिस्कस करनी है कॉन्सेप्ट, उसमें एक तो पर्सनालिटी का है कि पर्सनालिटी का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, अब आई थिंक ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा बस वेट करिए, थोड़ा सा बस, जस्ट अ वेट। एक सेकंड बस। चलिए अब ठीक है। अब ठीक है ना? चलो लेट्स बिगिन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा मैं। नंबर 1 इज इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तो इंटेलिजेंस डिस्कस करूंगा और दूसरा जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। ठीक है, और अगर टाइम रहता है तो मोटिवेशन पर भी जिक्र कर लेंगे थोड़ा सा। आज की क्लास के मेन जो टारगेट है वो ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सीडीपी की ये मैराथन स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने देखी थी, तो उसमें मैंने बेसिक्स करवाया था कि बेसिक्स क्या है ना, वो हमने पढ़े थे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। तो सबसे पहले इंटेलिजेंसी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। कोई भी इंटेलिजेंसी होती है तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे दूर करूं, वो मेरी इंटेलिजेंसी है। और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना। मैं अपने आप को किस तरीके से सोच पा रहा हूँ, मेरी जो विचार है, मेरी जो थिंकिंग है, वो कहाँ तक डेवलप हो रही है, वो भी किसका पार्ट है, इंटेलिजेंसी का पार्ट है। और क्या हो सकता है, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में होने वाली जो चीजें हैं उनके लिए मैं अपने आप को कैसे जो है वो अडेप्ट करता हूँ, ये भी मेरा इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी, क्या है, रीजनिंग एबिलिटी, चीजों को लॉजिक ढूंढने की जो एबिलिटी है ना, रिलेशन बनाने की जो एबिलिटी है, वो भी किसका पार्ट है, इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है। ठीक है, गेटिंग, यहाँ तक चीजें क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस? तो याद रखिए, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें आपने नाम याद रखना है अल्फ्रेड बिनेट का। ठीक है, किसका नाम याद रखना है, अल्फ्रेड बिनेट का। इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया। क्या करा था इन्होंने, फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट बताया और एक मेजरमेंट हमें बता दिया कि अगर किसी की इंटेलिजेंसी मेजर करनी है तो इंटेलिजेंसी मेजर करने का हमारा तरीका क्या होगा।
किस तरह से हम किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी मेजर करेंगे, ये इंटेलिजेंसी टेस्ट में डिस्कस हुआ। ठीक, यहां तक क्लियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टार्ट किसने करा था, तो फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंसी पर वर्क करना शुरू करा था। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछे कि वर्किंग किसने स्टार्ट करी थी, तो वो कौन है, फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने इंटेलिजेंसी वर्ड के ऊपर काम करा। उसके बाद आगे आने वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ा और काम करा, है ना। सबसे पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट एल्बर्ट बिनेट ने दिया, कब दिया, 1905 में। 1905 में पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट एल्बर्ट बिनेट ने दे दिया था। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़े से टाइम के बाद इंटेलिजेंसी टेस्ट आते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट आता है, आईक्यू टेस्ट आता है, जिसको आप इंटेलिजेंसी टेस्ट या इंटेलिजेंसी क्वेश्चन भी बोलते हैं। 1912 में विलियम स्टरन ने क्या करा, आईक्यू टेस्ट दिया। आईक्यू के बारे में डिफाइन करा कि भाई कोई चीज है जो आईक्यू में होती है। ठीक है, क्लियर है भाई, आईक्यू भी कोई चीज है इस दुनिया में। भाई हम किसी की आईक्यू मेजर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी इंटेलिजेंसी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आईक्यू के बारे में ये पॉइंट बताया। उसके बाद 1916 के अंदर 4 साल बाद एक पर्सन आते हैं, लुइस टर्मन। कौन आते हैं, लुइस टर्मन, जिन्होंने हमें आईक्यू का फॉर्मूला दिया कि अगर किसी पर्सन की आईक्यू मेजर करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसने बताया मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से हम किसी की आईक्यू को चेक कर सकते हैं। एम ए क्या है, मेंटल एज, एम ए क्या होगा, मेंटल एज, सी ए क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्या होगा बच्चा, क्रोनोलॉजिकल एज होगा, सॉरी मेंटल एज होगा, और क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल एज होगा। क्लियर। तो आईक्यू को मेजर करने का ये तरीका हमें किसने बताया था, लुइस टर्मन ने बताया। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा आईक्यू का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आईक्यू टेस्ट सबसे पहले किसने दिया, किसने इसको मेजर करा, है ना। ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी ध्यान में होना चाहिए कि ना, एक आईक्यू के कैटेगरीज हैं और साथ ही साथ पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ 0 से स्टार्ट करते हैं कि अगर 0 से 24 है, 24 से 49 है, फिर 50 से 69 है, 60 से 79 है, सॉरी यहाँ 70 आएगा ना, 69 के बाद 70 से 79, 80 से 109, 101 से 119, ठीक है, 120 से 129, और फिर 130 से 140 और अबव 140, है ना। इस तरह से हमारे पास कैटेगरी जो है वो निकल कर आई। क्लियर। तो इसमें अगर 0 से 24 साल तक अगर किसी का आईक्यू 0 से 24 के बीच में है तो उसे क्या बोला जाएगा, इडियट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इडियट। अगर 50 तक है तो उसे इम्बैकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्बैकल। अगर किसी का आईक्यू 24 से 49 के बीच में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्बैकल बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा फिर माइल्ड, जो 50 से 69 के बीच में है। फिर इसके बाद आएगा डल, ठीक है, 71, ये बिलो एवरेज है, 80 से 89। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये अबव एवरेज है। उसके बाद सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस। ठीक है, इस तरीके से हमारी कैटेगरी डिफाइन होगी।
क्लियर है ना, याद रखना ये सारे पॉइंट, कभी भूल जाओ आप। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाएगा। ये टेबल एक बार नोट कर लेंगे, टेबल नोट कर लीजिए कि अगर हम किसी का आईक्यू मेजर करते हैं तो आईक्यू मेजर करने का ये हमारा तरीका होगा। दिस इज द मेथड टू मेजर द आईक्यू, अगर कोई आईक्यू मेजर करना है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कि अलग अलग जो इंटेलिजेंसी थियरी है वो कौन सी है। ठीक है, टॉपिक आएगा थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम इंटेलिजेंस की थियरी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी थियरी है, तो सबसे पहली थियरी है वन फैक्टर थियरी। ठीक है, इसी को आप यूनिफैक्टर थियरी भी कह सकते हैं। अदर नेम क्या है इसका, यूनिफैक्टर थियरी। और जो एल्फर्ड बिनेट का नाम हमने पढ़ा था वो इस थियरी से रिलेट करेगा। किसका नाम, एल्फर्ड बिनेट का। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई ना हम अगर किसी की इंटेलिजेंसी मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होंगे, कुछ जनरल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कुछ जनरल फैक्टर होंगे जिनके हिसाब से हम इंटेलिजेंसी मेजर करेंगे। ठीक है, एल्फर्ड बिनेट ने अपनी थियरी में ये बात डिस्कस करी। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आते हैं स्पीयरमैन। कौन आता है, स्पीयरमैन। उन्होंने वन फैक्टर थियरी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि हमारे पास वन फैक्टर नहीं है, टू फैक्टर है। तो उन्होंने अपनी थियरी दी टू फैक्टर थियरी। ठीक है, कौन सी थियरी दी, टू फैक्टर थियरी। इन्होंने बोला कि भाई कुछ जनरल फैक्टर होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर भी होते हैं। क्लियर, कि भाई हमारी जो पर्सनालिटी है, अगर किसी की इंटेलिजेंसी मेजर कर रहे हैं तो वो सिर्फ जनरल फैक्टर से मेजर नहीं होगी, जनरल फैक्टर के साथ साथ स्पेसिफिक जो फैक्टर हैं उन्हें भी हम देखेंगे। स्पेसिफिक जी भी इसमें कुछ फैक्टर होंगे जिसके हिसाब से मेजरमेंट होगा। जनरल फैक्टर तो वो होते हैं जो सबके अंदर है ना, और स्पेशल फैक्टर वो होंगे जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर है। अब जनरल से तो हमें ये कह दिया ना कि जनरल तो सभी में कॉमन है ना, वो तो सभी के कॉमन इंटेलिजेंसी फैक्टर है, तो उसे हम मेजर कैसे करेंगे, राइट। तो स्पेसिफिक और जनरल दोनों फैक्टर मिला करके आईक्यू चेक करेंगे या इंटेलिजेंसी चेक करेंगे। तीसरी थ्योरी ट्रायरिक थ्योरी है, और ये जो थ्योरी है वो दी है किसने, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। स्टैनबर्ग ने, नाम याद रखिएगा। ट्रायरिक जो थ्योरी है वो किसने दी, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दी। और इसने तीन बातों के बारे में डिस्कस करा, इंटेलिजेंसी के तीन फीचर बताए। कौन कौन सा, प्रैक्टिकल कि एक तो होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और एक होती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, कौन सी बताई, प्रैक्टिकल थियरी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी और एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने अपनी थियरी में इन तीन एलिमेंट का डिस्कस करा, है ना। प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो कि किसी को एक्सपेरिमेंट करना आता है तो उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी है जो एक्सपेरिमेंट में यूज होती है। क्रिएटिव है कि हम कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, और एनालिटिकल की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली, तो वो क्या है, एनालिटिकल फैक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, सभी को समझ में आया। चलिए, अच्छा, एक आपने मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी जो होवर्ड गार्डनर की है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। तो वो मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगा, मल्टीपल इंटेलिजेंसी हम पढ़ चुके थे। क्लियर है भाई, चलिए। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। डायरेक्ट हम आते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट,
कि अगर हम किसी इंटेलिजेंस की टेस्ट करेंगे, इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं या ग्रुप में टेस्ट करते हैं, तो उसको टेस्टिंग करने का तरीका क्या होगा? व्हाट शुड बी आवर मेथड? हमारा मेथड क्या होगा जिससे हम इंटेलिजेंसी मेजर कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आपने याद रखिएगा बच्चे, एक तो होगा इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा इसमें होएगा ग्रुप टेस्ट। एक तो ये है कि भाई हम इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं चीजें, ठीक है, किसी इंटेलिजेंसी को इंडिविजुअली चेक करते हैं, और दूसरा इसमें क्या है, ग्रुप टेस्ट है, यानी ग्रुप में करते हैं, है ना? ग्रुप में करते हैं तो कैसे टेस्ट होगा, और अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तब कैसे टेस्ट होगा, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक। चलिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअली टेस्ट जो है वो आगे दो तरह के हैं। एक होएगा वर्बल टेस्ट और दूसरा होगा परफॉर्मेंस टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में याद रखें, एक होगा वर्बल टेस्ट और एक होगा परफॉर्मेंस टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में भी दो आएंगे, एक होगा वर्बल टेस्ट और एक होएगा नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल वर्ड से क्या समझ में आता है? वर्बल जो वर्ड है उससे क्या समझ में आती है भाई, कि वर्बल हम बोल करके करेंगे, है ना, मेजरमेंट जहां पर बोल करके है, और नॉन वर्बल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वर्बल कह लो, परफॉर्मेंस टेस्ट कह लो या नॉन वर्बल टेस्ट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इनमें ना आपने इसकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्बल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है, नॉन वर्बल में कौन कौन से है ना? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सा वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, या इनमें से कौन सा जो है वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। तो याद रखिएगा इनको। सबसे पहला जो टेस्ट है वर्बल में वो बिनेट साइमन का है, बिनेट साइमन टेस्ट, जो वर्बल टेस्टिंग में आता है। 3 से मोर देन 3 एज जो ग्रुप है वो इसमें आएगा, और 13 साल से कम, 3 से लेकर 13 साल तक के बच्चों की जो इंटेलिजेंसी है वो बिनेट साइमन टेस्ट में चेक होती है। ठीक है, एक आपका गोडर टेस्ट है, कौन सा है? गोडर टेस्ट है 1910 में, जिसमें क्या हुआ था, जो बिनेट का साइमन टेस्ट था इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था। ठीक है, किस में ट्रांसफर हुआ था ये? इंग्लिश में। फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड का टेस्ट है। ठीक है, जो स्टैनफोर्ड का टेस्ट है वो 1916 में आया, और इसमें इसको इसी टेस्ट को टर्मन में मॉडिफाई किया गया। कौन सी लैंग्वेज में? टर्मन में। ठीक है, यहाँ पर किस में था? इंग्लिश में। बिनेट साइमन का टेस्ट 3 से 13 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट था। गॉडर्ड ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा 1910 में, और स्टैनफोर्ड ने टर्मन में इसको ट्रांसलेट करा। उसके बाद नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, उसमें एक तो मैरिल का टेस्ट है। किसका है? मैरिल। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पिंटर का है। इसके अलावा मिनोस्टा है, मिनोसोटा। इसके अलावा आपका गुड इनफ ड्राइंग टेस्ट है, गुड इनफ ड्राइंग टेस्ट। इसके अलावा आपका पैटर्स का टेस्ट है, और एक है आपका भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है ना, ये नाम आपने याद रखने हैं, ये सारे नॉन वर्बल टेस्ट में आएंगे। नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इनको नाम को छोड़ना मत, ये जरूर करना। ग्रुप टेस्ट में अल्फा टेस्ट है और टर्मन टेस्ट है, दो है आपके वर्बल टेस्ट में। ओके, इसमें आपका बीटा टेस्ट है, रावण का टेस्ट है, और चिकागो का टेस्ट है। ठीक है,
चलो, तो ये इंटेलिजेंसी टेस्ट में ये लिस्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस लिस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा इंटेलिजेंसी टेस्ट है, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ना। तो बाय ऑप्शन आपको ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना है इसको। और अपनी एंड से थोड़ा सा रिसर्च भी करना इनके ऊपर कि इन टेस्ट में दिया क्या गया है ना। थोड़ा सा रिसर्च जरूर करके जाओ, क्या पता हो सकता है इस बार में इन डेप्थ क्वेश्चन बन जाए, है ना। और अगर इन डेप्थ क्वेश्चन बनेगा तो फिर उसको अच्छे से आपने करना भी है, समझना भी है, ठीक है। चलो, एक आपका टॉपिक आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाई क्यूज में बार बार पूछा जा रहा है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अगर किसी पर्टिकुलर की ईगो को सेटिस्फाई करना है, अगर उसे अपना गुस्सा निकालना है, तो उसके लिए वो कौन कौन से मेथड यूज करता है। ठीक है, सबसे पहला होता है रिप्रेशन। क्या होता है? रिप्रेशन, जिसका मतलब होता है दमन करना, गुस्से को दबा देना, ठीक है। एक होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में होता है कि अपने से कम उम्र, नीचे की जो एज है, अपने से जो बिलो एज है, उसके ऊपर निकाल देना गुस्सा, वो होता है रिग्रेशन। एक आपका है रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है, टू सेटिस्फाई वन सेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम खुद को ही आर्ग्यूमेंट देना शुरू करते हैं, तो वो क्या है? रैशनलाइजेशन है। एक होगा आपका सब्लिमेशन, ठीक है, कौन सा है? सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा? चेंज ऑफ डायरेक्शन, अपना माइंड ही डाइवर्ट कर लेगा, अपने दिमाग को ही कहीं और लेके जाना। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकालना। गुस्सा कहीं और का निकाल कहीं और रही है ना, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक होगा प्रोजेक्शन, जिसका मतलब होता है आक्षेप लगाना, दूसरे पर आरोप लगाना, आक्षेप करना, होती है प्रोजेक्शन। एक होगी डिनायल, मतलब हम इनकार ही कर देंगे, मना ही कर देंगे, अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा इनकार करते हैं, राइट। एक्टिविटी आउट, एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट क्या है? अपनी बात को सो होने मत देना और दूसरों को मतलब ऐसा दिखाना कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरह की वो करना, एक्टिंग करना। बट एक्चुअली अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है या बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है? एक्टिंग आउट है, ठीक है। और क्या होते हैं? कंपनसेशन होती है, इसी में आपका कंपनसेशन, हम किसी चीज को कंपनसेट करते हैं, भरपाई करते हैं। ह्यूमर, बिल्कुल हंसी मजाक में बात को टाल देना, है ना। फैंटेसी है, इमेजिनेशन में आ जाना, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना लेना अपना, ठीक है। डे ड्रीमिंग है, ये भी एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सपनों में रहते हैं। जो एडोलसेंट एज है उसमें डे ड्रीमिंग ज्यादा होती है, बच्चे जो है वो अपने आप को इंटेलिजेंसी से जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डे ड्रीमिंग में रहते हैं, है ना। और डे ड्रीमिंग का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो इसी बात से है। क्लियर है? चलो, समझ में आ रही है भी चीजें? ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ध्यान से इसको समझना।
क्वेश्चन आता है इनकी डेफिनेशन पर, एग्जाम्पल देंगे आपको और पूछेंगे बताओ इनमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसलिए ये हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सब आपने पर्सनालिटी में समझ लिया कि पर्सनालिटी होती है और उसमें ये सारे के सारे पार्ट हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ आपने थियरीज ध्यान में रखनी है, थियरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की थियरी कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहली आएगी हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स थियरी, ठीक है। हिपोक्रेटर जो इन्होंने क्या थियरी दी है, तो इसने SMCP 4 कैटेगरी में पर्सनालिटी को डिफाइन करा। SMCP क्या क्या याद रखोगे? SMCP ठीक है ना। S का मतलब इन्होंने बताया सैंग्विन, M का मतलब बताया है मोलैनोकोलिक, C का मतलब बताया है कोलरिक और P का मतलब बताया है फ्लैग्मेटिक, ठीक है। तो ये हमारे हिपोक्रेट्स हैं जिन्होंने 4 कैटेगरी में पर्सनालिटी को बताया। एक होंगे सैंग्विन, एक होंगे मेलनकोलिक, एक होंगे कॉलरिक और एक होंगे फ्लैग्मेटिक। देखो अब इनमें अलग अलग फीचर है। जो सैंग्विन है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा बॉडीली मूवमेंट उनकी अच्छी है, हर चीज को रैशनल तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो है सैंग्विन, ठीक है। मेलनकोलिक होते हैं जो इमोशनली भी वीक है और मतलब बॉडी भी उनकी वीक रहती है, वो क्या है मेलनकोलिक, मतलब इमोशनली और बॉडी से, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से जो वीक है उन्हें मेलनकोलिक बोलेंगे। सैंग्विन वो होते हैं जो बॉडीली स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को। कॉलरिक होते हैं जो इमोशनली पूरी तरह से वीक होते हैं लेकिन अपने आप को बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो कैलोरिक होते हैं, इमोशनली वीक है लेकिन बॉडीली क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फोर्थ आपका फ्लैग्मेटिक है जिसमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है और बॉडीली वो क्या है थोड़े से वीक है, ठीक है, फ्लैग्मेटिक। हिपोक्रेट्स के ये चारों नाम आपने याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका, क्लियर। चलो उसके बाद दूसरे पर्सन है कार्ल जंग, दूसरे पर्सन है कार्ल जंग। इन्होंने 2 तरह की पर्सनालिटी की बात करी है, एक बताया इन्होंने एक्सट्रोवर्ट और दूसरा बताया है इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। एक तो बताया है कि भाई एक्सट्रोवर्ट होते हैं पर्सनालिटी में और एक होंगे इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो अडेप्टेबल हैं, अडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट, यानी अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं। टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं और हर किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन डेवलप कर लेंगे, राइट, वो क्या है एक्सट्रोवर्ट है। जबकि इंट्रोवर्ट क्या होंगे, वो लेस टॉकेटिव होंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, अपने आप में ही खुश है, उन्हें अकेले रहना पसंद होगा, वो क्या होंगे इंट्रोवर्ट होंगे, राइट। इंट्रोवर्ट में वो आ जाएंगे जो लेस टॉकेटिव है, उन्हें ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है और सिर्फ उन्हें इसी बात पे फोकस होता है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपना काम कंप्लीट करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कार्ल जंग ने अपनी थियरी में दी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आएंगे सैल्डन। सैल्डन ने भी आगे 3 तरह से डिफाइन कर, एक बोला एंडोमॉर्फी, एक पर्सनालिटी टाइप दिया एंडोमॉर्फी, ठीक है। इसके अलावा एक इन्होंने बताया मेसोमॉर्फी, ठीक है, और एक इन्होंने बताया एक्टोमॉर्फी, ठीक है। 3 तरह की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करा, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी कौन होते हैं? एंडोमॉर्फी जो है वो
उनकी कोई मसल मूवमेंट नहीं होती, वो सभी चीजों को इजीली ले सकते हैं, अफेक्शनेटेड होते हैं दूसरों के प्रति। मेजोमॉर्फी जो काम को करना पसंद करते हैं, उन्हें एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद है, एडवेंचर में रहना पसंद है, वो क्या है, मेजोमॉर्फी है। और एक्टोमॉर्फी होते हैं बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा थिन, पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, एक्टोमॉर्फी। पेसिमिस्ट होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, सोशल होना पसंद नहीं करते, लाइक इंट्रोवर्ट, जैसा इंट्रोवर्ट का डेफिनेशन था कुछ उस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो नाम है वो याद रखना है अगला, ये इंपॉर्टेंट थियरीज करवा रहा हूं भाई। क्रैसिमर, क्रैटस्टीमर, क्रैटस्टीमर ने, इन्होंने भी आगे कैटेगरी बता दी। एक बताया पाइकेनिक, पाइकेनिक, एक बताया एथलेटिक, नाम से क्लियर हो रहा है एथलेटिक कौन होगा, और एक बताया है एस्थेनिक, ठीक है। पाइकेनिक क्या है, जो बहुत ज्यादा फैट है, मसल्स वगैरह अच्छी है, सोशल हेल्पिंग है, जो हर किसी की हेल्प करते हैं, सोशल होते हैं। और एथलेटिक जो बॉडीली एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिज्म होते हैं उनके अंदर, और हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। और एस्थेनिक जो है वो अनसोशल होंगे, बहुत ज्यादा किसी के साथ घुल मिल नहीं जाते, अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा बाहर ही रखते हैं, अनसोशल रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछेगा एबीसीडी थ्योरी किसकी है पर्सनालिटी की, तो फ्रीडमैन की है, याद रख लेना, ठीक है। किनकी है, फ्रीडमैन की, फ्रीडमैन की थ्योरी है एबीसीडी, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी, ठीक है। चलो, चलो जी, यहाँ तक क्लियर है भाई, समझ में आई चीजें, ओ आई होप क्लियर होंगी। अच्छा, एक आपकी ट्रेट अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच में गार्डन का नाम याद रखना, गार्डन, गार्डन ने 3 फैक्टर दिए थे, सीसीएस, सीसीएस ट्रेट बताए, कार्डियल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, और तीसरी बताई है सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है। कार्डियल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट, नाम याद रख लेना भाई। ट्रेट अप्रोच है गार्डन की, जिसमें 3 तरह की आएगी। कार्डियल में क्या है, दूसरों के बारे में सोचना बहुत ज्यादा, ठीक है। और सेंट्रल ट्रेट है ऑनेस्टी वगैरह, लॉयल्टी, है ना, इंटीग्रिटी, काइंडनेस रखना। और सेकेंडरी ट्रेट में है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो इसमें सिचुएशनल हो जाता है सेकेंडरी में, मतलब सिचुएशन के मुताबिक जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो आपकी सेकेंडरी ट्रेट है। इसके बाद कैटल, कैटल ने 16 पर्सनालिटी ट्रेट बताई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैटल का नाम, पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफाइन करी 16, कितनी ट्रेट बताई है, 16, 16 फीचर बताई है, तो इंपॉर्टेंट है ये कैटल का नाम। कैटल ने 16 पर्सनालिटी ट्रेट हमें डिस्कस करके बताई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। चलो, तो ये हमारा पर्सनालिटी वाला टॉपिक था बच्चा, आई होप समझ में आ ही गया होगा। चलो, इसके बाद मैं आपको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ा देता हूँ, लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसऑर्डर कह सकते हो। क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसऑर्डर पर कि अगर लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन सा होएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड है हमारा डायस्लेक्सिया, डायस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, कैलकुलिया है, डायस्कैलकुलिया, एक है आपका डायस्पैसिया, और एक है आपका डायप्रेक्सिया। ये 5 नाम तो याद ही रखना, ठीक है, इन पे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो डायस्लेक्सिया है ये है रीडिंग डिसऑर्डर,
यानी रीडिंग में जिसको प्रॉब्लम आती है, एक ऐसा लर्नर जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसे कौन सी प्रॉब्लम होगी? डायस्लेक्सिया। जैसे 9 को 6 पढ़ता है या 6 को 9 पढ़ता है ना, वो डायस्लेक्सिया है। डायस्ग्राफिया ये राइटिंग से रिलेटेड है कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग का डिसऑर्डर है, वो क्या है? डायस्ग्राफिया है। डायस्कैल्कुलिया, दिस विल बी रिलेटेड टू कैलकुलेशन, कि बच्चे को लर्नर को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, उससे वैल्यूज को ऐड करना नहीं आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो क्या है? डायस्कैल्कुलिया है। ठीक है। अच्छा, जो डायस्फेरेजिया है ये बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उसे स्पीकिंग में प्रॉब्लम है ना, बोलने से रिलेटेड है ये। ठीक है, याद रखिएगा। एक आपका एपीएचडी है, एपीएचडी, दिस विल बी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें मतलब है कि वो प्रॉपरली चीजों को रिलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये डायस्लेक्सिया जो है वो बोलने से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ऑटिज्म डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत आती है ना, कम बोलते हैं ऐसे। चलिए, तो वही ये आज का हमारा सेशन था। इसमें यहीं तक हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लास में, और भी पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है ना, और सीडीपी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।